Welcome to all the viewers. Today we are starting with the Indian economy part. यानी आज हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में हमको जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पहला चैप्टर, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, जो कि है हमारा लेसन नंबर 1 की बात कर लें तो हमारा लेसन नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंस यानी जब हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम हमारा इंडियन इकोनॉमी क्या फेस कर रहा था, क्या चीज़ें उसमें थी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1957 में हमको जो है इंडिपेंडेंस हासिल हुआ। जो हमारा आज़ादी वाला बात था वो तब हमको हासिल हुआ। तो उसके बाद से लेके हमारे इकोनॉमी का क्या हालत रहा है, क्या चीज़ें रही हैं, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो कुछ हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ को देख लेते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ अलग से बताए गए हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, कितने टाइप्स की इकोनॉमी, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे अपने इकोनॉमी को कि हमारी इकोनॉमी इनमें से किसके तरह रिएक्ट करती है या किसके तरह है। तो सबसे पहली बात आपका होता है बैकवर्ड इकोनॉमी। उसके बाद हम सेकंड में देख सकते हैं आपका डेवलपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकासशील। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर है स्टैग्नेंट, और उसके बाद होता है वाइब्रेंट। ये आपके 4 टाइप्स के इकोनॉमीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपका बैकवर्ड है, फिर डेवलपिंग है, स्टैग्नेंट है और वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनका इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके हम सबके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात बैकवर्ड इकोनॉमी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ना पिछड़ा इकोनॉमी। तो पिछड़ा इकोनॉमी या पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो होता है मोस्टली जो होता है, मोस्टली यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ को ही प्रेफर करते हैं लोग, ज़्यादातर फार्मिंग एक्टिविटीज़ ही होती रहती हैं। ठीक। दूसरी बात क्या है ऐसी इकोनॉमीज़ की, दूसरी खासियत क्या होती है? पहला तो हो गया ये। दूसरी खासियत यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वगैरह हम करेंगे वो हमारा मेनली सबसिस्टेंस मोटिव होता है। सबसिस्टेंस मोटिव का मतलब सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजप्शन, सबसिस्टेंस मोटिव होता है यहाँ पे। यानी प्रॉफिट मोटिव यहाँ लिख देता हूँ मैं, नो प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए हमारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत लो होती है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारा कुछ है, कुछ पॉवर्टी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इकोनॉमी में पॉवर्टी हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कि बैकवर्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बैकवर्ड इकोनॉमी में मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, सबसिस्टेंस मोटिव होता है, नो प्रॉफिट मोटिव होता है, फिर लो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और आपका पॉवर्टी चरम सीमा पर रहती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने जो दूसरे टाइप का इकोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या क्या देख लेते हैं। यहाँ पे ये जैसे सिमिलर होते हैं लाइक बैकवर्ड, जैसे बैकवर्ड इकोनॉमी उसी की तरह लगभग ये भी रहते हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें भी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ लोग जीते हैं वो बहुत अच्छी नहीं जीते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होते रहते हैं किसमें, जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लोग अपग्रेडेशन की कोशिश करते रहते हैं, लोग अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमको अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना है, वैसी कोशिश ये लोग करते रहते हैं। फिर यहाँ पे जो है जो आपका पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं इसको, वो आपका बढ़ता रहता है। ठीक। फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह जो हो गया, यानी जो भी सेक्टर्स हैं हमारे पास, सेक्टर्स भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हमने पढ़ते हैं वो सब इंक्रीज़ करते रहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। पूरे तरीके से बढ़े नहीं रहते हैं, बस इंक्रीज़ करने के कगार पे रहते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये जो है
ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ऐसी इकोनॉमी जो काफ़ी लंबे समय तक स्लोली ग्रो कर रही है, वैसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्योंकि उसका उसका जो विकास का दर है वो रुक गया है या रुक जैसा गया है। इस वजह से उसको हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी के कैटेगरी में इनपुट कर देते हैं, जो कि काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा हो, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हो। और लास्ट आपका है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेशन होता है, जहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये सारा हमारा हो गया, ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होते हैं, ये सारा हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो रहती है, जो टेक्नोलॉजी हमारी रहती है वो भी हमेशा रैपिडली चेंज करती रहती है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके वाइब्रेंट इकोनॉमी के, जो कि ऐसे होते हैं जहाँ की चीज़ें जो है बढ़ रही होती हैं और चीज़ें अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती हैं। ये हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी का हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक एक करके बात करते हैं कि हमारे पास क्या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या सेक्टर्स अवेलेबल है, उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके में देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, को मैं EOI लिख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स के वो होते हैं, तो इसमें कुछ हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा है, इसमें जो हमारा होता है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं। फिर आपका फॉरेन ट्रेड में, फिर आपका हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, फिर आपका हम देखेंगे किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आखिरी आपका देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, लोग कितना जीते थे, फिर आपका बर्थ रेट, डेथ रेट क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्या था, ये सारा हमको डेमोग्राफिक प्रोफाइल में चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये हमको इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब का डिटेल पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर लोगों का कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे थे, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारा कैसा था। ये एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से देख लेंगे। तो अभी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर आज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि बाकी चीज़ों का किस तरीके से वो हुआ है। तो सबसे पहला हम देख लेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या था। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इसमें हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। यानी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी मतलब आप समझते होंगे, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि जो आउटपुट हो रहा पर हेक्टेयर लैंड के बेसिस पे जो आउटपुट होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो वो हमारा क्या था, वो हमारा बहुत ही कम था। यानी हमारे पास ज़मीन तो ज़्यादा थी, यानी हमारे पास जो था, जो लैंड था हमारे पास, लैंड हमारे पास ज़्यादा था, लेकिन उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो कम हो रही थी। तो पहला तो ये हो गया, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति थी। दूसरा हमारे पास था कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारी जो खेती होती थी वो रेनफॉल के डिपेंडेंस की बेसिस पे होती थी। अगर बारिश हुई, यानी अगर रेनफॉल आपका अच्छा है, रेनफॉल बारिश हुई है ज़्यादा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती थी वो इंक्रीज़ करती थी, यानी प्रोडक्शन बढ़ता था। अदरवाइज़ वाइस वर्सा, अगर रेनफॉल आपका कम है तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाता था। इसको वल्नरेबिलिटी भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा जो है वो था वेज बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। यानी जो हमारे ओनर्स थे, ओनर्स मतलब जो मालिक थे और जो
जो असली काम करने वाले जो टिलर्स होते थे, जो खेतों में काम करते थे, उन दोनों के बीच में कभी भी पटता नहीं था, कभी भी चीज़ें जो हैं सामान्य नहीं रहती थी। हमेशा जो मालिक होता था वो कभी भी टिलर नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा अपने खेत को दे देता था और उस पर लोगों को रखता था काम करने के लिए, कभी वो खुद भी काम करने के लिए नहीं आता था। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड हम कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड होल्डिंग। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास ज़मीन वगैरह अवेलेबल थे, जो किसानों के पास ज़मीन थे, वो सारे एक जगह पे अवेलेबल नहीं थे। वो क्या थे? वो स्कैटर्ड थे। वो क्या थे? स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह पे बटे हुए थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि भाई वो एक जगह ज़मीन पे पहले प्रोडक्शन करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर ऐसे करके काफ़ी समय का जो है वेस्टेज होता था। उसके बाद फिर हमारे पास था उसमें लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो हमारा था उस टाइम का, वो बहुत बेकार था। इसका तो खासकर अलग से लोग पढ़ाते हैं, लैंड रिफॉर्म सिस्टम और हमारा फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन। ये दोनों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा देख लेंगे कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम क्या था। लैंड रिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जहाँ पे जो ज़मींदार नाम का एक आदमी, एक शख्स को बैठा दिया गया था। ज़मींदार इसको बोलते थे हम लोग, और यही जो होता था, यही ओनर होता था ज़मीन का। ठीक। अब इस ओनर के लिए क्या होता था कि ये कभी भी टिलर नहीं होता। पहली बात मैंने पहले ही बता दिया, ओनर जो होता था टिलर नहीं होता था। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जहाँ पे ओनर और आपका जो हो गया टिलर और आपका गवर्नमेंट, तीनों इंटरचेंज रहते थे, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते थे। अब यहाँ पे होता कैसे था कि जो आपका ओनर है, ये जो ओनर है आपका ओ, और जो टीलर है टी, और जो गवर्नमेंट है जी, ये तीनों टैक्स के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। जैसे ओनर जो होता था उसको, ओनर यानी ज़मींदार, जेड लिख देता हूँ, O/Z। तो ज़मींदार को जो है इनको हमेशा गवर्नमेंट को जो है रेंट देना होता था, जो लैंड रेवेन्यू थी, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, यानी ज़मीन पे जो है रेवेन्यू देना पड़ता था। तो ये लेते इनसे थे, यानी टीलर से लेते थे, और इस पर क्योंकि टीलर्स काम करते थे, टीलर्स के लिए इनको छूट दी गई थी कि आप कितना भी चाहें टीलर से वसूल सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था। तो ये पूरी मनमानी करते थे, एक तो खेतों में अपने काम भी करवाएं उनसे, और दूसरी बात उनसे जो रेवेन्यू का सिस्टम जो उनको पे करना था, वो रेवेन्यू वो उनसे कलेक्ट करते थे। किससे? टिलर से कलेक्ट करते थे, जिससे कि टिलर से एक तो वैसे ही बेचारा गरीब, ऊपर से और जब लैंड रेवेन्यू दे दे के वो और ज़्यादा गरीबी की हालत में चला जाता था। उसके बाद आपका एक इन्होंने और गंदा काम किया था, वो था आपका फोर्स कमर्शलाइजेशन। अब किस तरीके से सीखा जाए, अब के तरीके से समझा जाए तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होता तो आज भी हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे होते। इसका अल्टरनेट नाम होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी आज भी हम लोग बैकवर्ड ही रहते। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन लोग इसको उस समय नेगेटिव मानते थे, क्योंकि नेगेटिव था भी। हमको ज़बरदस्ती जो है इंडिगो नाम का एक वो था, प्रोडक्ट था, एक पेड़ था, उसको लगवाया जाता था, जो कि मेनली यूज़ होता था किसमें? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती थी वो मेनली इसको यूज़ करती थी। उसमें डाइंग वगैरह जो होता है ना, डाई करने के लिए, डाइंग या ब्लीचिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो ज़बरदस्ती जो है जो ब्रिटिश थी वो ज़बरदस्ती फोर्स करते थे हम लोगों को कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स को लगाइए। जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा जो अगर किसी का डिमांड था वो उस टाइम तो इंडिगो का था। तो इंडिगो के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैक करते थे कि नहीं आप लोग जो है करिए, इसको पूरी तरीके से लगाओ। ये जो है ज़मींदार के ऊपर दबाव डालते थे, और ज़मींदार अपने अपने टिलर्स के ऊपर दबाव डालते थे कि नहीं सबको जो है अब खेती जो करनी होगी वो इंडिगो की करनी होगी। तो ये हमारे कुछ कहानी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि बहुत बेकार है। उस समय स्थिति बहुत दयनीय रहती थी, प्रोडक्टिविटी कम रहना, रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहना, फिर ओनर्स और टीलर्स का कभी आपस में ना बनना, फिर लैंड होल्डिंग्स हमारी पूरी स्कैटर्ड होना, फिर ज़मींदारी सिस्टम का होना, फिर कमर्शलाइजेशन ज़बरदस्ती करवाना। ये सारे हमारे जो है कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे, जो कि हमारा जब इंडिया आज़ाद हुई, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, एंड एक सेक्टर के बारे में हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।